सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। आप देख रहे हैं लोकसभा चुनाव को लेकर हमारा ये विशेष कार्यक्रम जनता का सांसद। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सियासत पूरी तरह से गर्म है, चाहे सत्तारूढ़ बीजेपी हो या फिर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस, एक दूसरे पर जमकर वार पलटवार कर रहे हैं। इस बीच सुदर्शन न्यूज के ब्यूरो चीफ विनोद पाठक ने शिमला लोकसभा क्षेत्र में आम लोगों के सियासी राय को जानने की कोशिश की है, उनसे बातचीत की है और यह भी जानना चाहा कि आखिर शिमला में किस ओर सियासी हवा बह रही है। हालांकि अगर हम पूरे हिमाचल की बात करें, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि 4 लोकसभा क्षेत्र यहां से आते हैं और चारों सीटों पर 2019 की बात करें तो बीजेपी ने कब्जा किया था, लेकिन उसके बाद फिर लोकसभा चुनाव लोकसभा एक मंडी जो लोकसभा क्षेत्र है वहां पर उपचुनाव होता है, लेकिन वहां से कांग्रेस बाजी मार लेती है। लेकिन अब एक बार फिर से इस बात का दावा किया जा रहा है बीजेपी की ओर से कि हम सभी की सभी सीटों पर जीत हासिल करेंगे, चारों की चारों सीटों पर एक बार फिर से हम कब्जा करने वाले हैं। तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी भी इस बात का दावा कर रही है कि इस बार वो भी मजबूत स्थिति में है और इन चारों में से ज्यादा सीटें वो हासिल करने वाले हैं। लेकिन शिमला के लोग क्या कुछ कह रहे हैं, कौन से मुद्दे यहां पर हावी हैं और लोगों को कौन सी पार्टी ज्यादा पसंद आ रही है या अपना सांसद को कैसे और किस रूप में वो देखना चाहते हैं, जरा देखिए आप। हिमाचल में लोकसभा चुनाव 1 जून को है। हिमाचल में जो सबसे अहम है वो है युवा वोटर। इस बार युवा वोटर काफ़ी है और वो जीत में काफ़ी निर्णायक भूमिका निभाने वाले हैं। हिमाचल में जो वोट फीसदी है युवाओं की 2.5 है, जबकि देश की बात करें तो 1.89% है। हिमाचल में जो 18 से 19 साल के नए वोटर हैं वो 1,18,938 हैं और जो 20 से 29 साल के युवा वोटर हैं वो 10 लाख से अधिक हैं। ऐसे में युवाओं के जो वोटर है हिमाचल में काफ़ी अहम माना जा रहा है। हम हिमाचल विश्वविद्यालय में हैं जहाँ के युवा हैं, इनसे जानना चाहेंगे वो अब उनका सांसद किस तरह से होना चाहिए, वो वोट किसे देना चाहते हैं। हमारे संत जी, क्या नाम है आपका? यासीन भट्ट। आप जो अब चुनाव आने वाले हैं, क्या चाहते हैं कि कौन सा कैंडिडेट जीत के सामने है और क्या क्या वो जनता के लिए काम करें? देखिए, कैंडिडेट बेसिकली सबसे पहले तो मुझे लगता है कि जो मेन हमारा इशू है वर्तमान पर्सपेक्टिव से, प्रदेश में हो चाहे देश में हो, जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा इशू है, महंगाई है, या इसके अलावा जो जिस प्रकार से प्राइवेटाइजेशन हो रही है, एजुकेशन सेक्टर को देख लो, हेल्थ सेक्टर को देख लो, या जो भी हमारे दैनिक लाइफ से रिलेटेड जो है हमारे प्राइमरी इश्यूज़ हैं, उन सेक्टर्स को टच करने वाले व्यक्ति को ही कहीं ना कहीं हमारे को लगता है कि जो है आगे संसद में पहुंचना चाहिए, ताकि वो एक फ्रूटफुल वे में एक अपलिफ्टेडमेंट के पर्सपेक्टिव से सोसाइटी के जो है इश्यूज़ को जो है प्रदेश के पूरे संपूर्ण हिमाचल प्रदेश के इश्यूज़ को जो है पार्लियामेंट में उठाएं और उन इश्यूज़ को लेकर के जो है फ्रूटफुल डिस्कशन के बाद कोई निष्कर्ष निकले, इस प्रकार के सांसद की आवश्यकता है। और जो इश्यूज़ बेस्ड पॉलिटिक्स करे या इशू बेस्ड जो सेंसिटिव जोन हैं, जो हमारे जोग्राफिकल कंडीशंस हैं, चाहे जोग्राफिकली देखें हम, चाहे पॉलिटिकली देखें हम, चाहे सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से देखें, जो पैन हिमाचल इश्यूज़ हैं उनकी बात करें, मुझे लगता है कि इस प्रकार के सांसदों की ज़रूरत है हमारे को। आजकल युवा बेरोजगार काफ़ी है, उनके लिए कोई क्या पॉलिसी बननी चाहिए या इस तरह कोई एजुकेशन हो जिससे कोई युवा बेरोजगार ना रहे? देखिए, जैसा हमारे देश में देखें आप, चाहे प्रदेश में देखें, अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा इशू है और अनएम्प्लॉयमेंट का निष्कर्ष सिर्फ एक रोजगार देना नहीं हो सकता है। रोजगार मेरे बोलने का मतलब है कि जिसको बोलते हैं प्राइमरी रोजगार, स्थायी रोजगार, डिपेंड करता है कि आप जो है प्रदेश के यूथ की एनर्जी को, प्रदेश के यूथ के पोटेंशियल को किस हिसाब से जो है सोसाइटी की अपलिफ्टमेंट में उसका जो है कार्य कर रहे हैं। ठीक है, आज के वर्तमान परिदृश्य में जो है सरकारी नौकरी देना आज किसी भी सरकार के लिए, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, उनके लिए उस प्रकार से संभव नहीं है। जिस प्रकार से हमारे देश की जनसंख्या भी बढ़ रही है, वो एक कहीं ना कहीं इशू है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि हम किस हिसाब से जो है अपने सीमित संसाधनों के बावजूद भी जो है सोसाइटी की अपलिफ्टमेंट के लिए, युवाओं की अपलिफ्टमेंट के लिए कार्य कर सकते हैं, किस प्रकार से पॉलिसीज का जो है फ्रेमवर्क क्रिएट कर सकते हैं, जिससे जो है लार्जर सेक्शन में जो है हमारे युवा भी उनको एम्प्लॉयमेंट मिले। जिसमें जो हम सबसे पहले जो हम बात करेंगे, जैसे प्रदेश सरकार ने भी मुख्यमंत्री जो है स्वावलंबन पहले ही योजना चलाई थी, उसके बाद मुख्यमंत्री राजीव गांधी स्टार्टअप योजना का जो है संचालन किया है 680 करोड़ की, जो युवाओं की अपलिफ्टमेंट के लिए कहीं ना कहीं जो है उनकी अपने स्वरोजगार के साधनों को लेकर के कहीं ना कहीं सोसाइटी की अपलिफ्टमेंट के पर्सपेक्टिव से एक मेन बेसिक पिलर जो है साबित होगा। इस प्रकार के कहीं ना कहीं हमारे को संसाधनों को जनरेट करने की आवश्यकता है। हिमाचल में किसानों और बागवानों की बड़ी समस्या रही है, आए दिन की भी कई समस्याएं रहती, क्या मानते हैं किस तरह की योजनाएं उनके लिए बननी चाहिए?
देखिए किसानों की और बागवानों की बहुत ज्वलंत समस्याएं, और जिस प्रकार से हम हिमाचल को जानते हैं, हिमाचल का जो एक देश के पर्सपेक्टिव से रोड मैप है, उसमें भी हिमाचल को कहीं ना कहीं सेब राज्य के रूप में जाना जाता है, किसान बागवान राज्य के रूप में जाना जाता है। ये सुखद परिस्थिति है कि चाहे वो प्रदेश सरकार की बात करें, पूरे देश वर्ष में किसी सरकार ने पहली बार दूध पे जो एमएसपी देने का एक गारंटी दी थी जो चुनावों से पहले, और उसको अमली जामा पहनाया, तो हिमाचल प्रदेश की सरकार है, जिसमें गाय और भैंस के दूध को 45 रुपए और 55 रुपए जो है एमएसपी पे फिक्स करके दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये बागवानों के लिए, कृषकों के लिए या एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए लोगों के लिए एक जो है मील का पत्थर साबित होगा, किस प्रकार से जो है रूरल इकोनॉमी जो बूस्ट होगी। इस प्रकार के और भी जो है एक प्रयास, सफल प्रयास किए जाने चाहिए। उनमें मुख्य तौर पर जैसे हम इंपोर्ट कर रहे हैं, सेब को इंपोर्ट कर रहे हैं दूसरे प्रदेशों से या दूसरे देशों से कर रहे हैं, उसके बजाय जैसे हिमाचल की हमारी इकोनॉमी जो है, हिमाचल का जो मूलतः तो संपूर्ण हिमाचल, परंतु जो मूलतः अपर हिमाचल है, वहाँ की इकोनॉमी जो है सेब बहुल इकोनॉमी है और उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो विदेशी रूप से जो हमारे को इंपोर्ट करके जो सेब लाया जा रहा है, अगर कुछ सरकारें नेशनल लेवल पे इस प्रकार का नरेटिव सेट करें कि भाई जो इंपोर्ट होगा उस पर जो टैक्स ड्यूटी है जो हमारे ऊपर, उसके ऊपर जो है एक्स्ट्रा टैक्सेस है वो बढ़ा दिए जाएं, ताकि जो हमारे हिमाचल के लोग हैं, हिमाचल की इकोनॉमी है, रूरल इकोनॉमी है, उसको बूस्ट किया जा सके। मुझे लगता है बागवानों का, कृषकों का, एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए लोगों का मूलतः जो है सबसे ज़्यादा जो है फायदा तभी हो पाएगा। आपका क्या नाम है और आप जैसे हमारे चुनाव होने वाले हैं, किस तरह कैंडिडेट चाहेंगे जीत कर सामने? मेरा नाम विक्रांत है। मेरे हिसाब से जो हिमाचल से कैंडिडेट है वो हिमाचल की पृष्ठभूमि को समझता हो, यहाँ के समाज, अर्थव्यवस्था और यहाँ का जो भूगोल है इसे समझकर जो इस देश की सबसे बड़ी जो महापंचायत जो कि हमारी संसद दिल्ली में है वहाँ पर रखे। उसके साथ ही जैसे हिमाचल में आप देखते हैं यहाँ पर एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर जो मेन सेक्टर्स है लोगों के पैसा कमाने के, तो मुझे लगता है इस पे लॉजिस्टिक पे काम होना चाहिए, जिससे है कि सेब बैलेट हमारे पास है। इसके साथ ही मुझे लगता है बाकी जो एक्जॉटिक वेजिटेबल वगैरह है इस पे भी हिमाचल पर काम होना चाहिए, इस पे जो पॉलिसी बने। इसके साथ ही आप देख रहे हैं आज की डेट में भारतवर्ष में जो भारत का फेडरल स्ट्रक्चर है, भारत की 7वीं अनुसूची कहती है जिसमें बताया गया है स्टेट कंटेंट के मुद्दे कौन से और यूनियन के पास कौन से मुद्दे हैं। कहीं ना कहीं आज आप देखते हैं कोशिश ये करी जा रही है कि जो स्टेट के मुद्दे हैं उन्हें नीचे रखा जाए। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं जो है उस 7वीं अनुसूची का जो है हनन कर रही है। हमारी कोशिश ये भी रहेगी जो भी हिमाचल से हो वो हिमाचल की बात को अच्छे से लोगों में रखे। जैसे रोजगार की मुद्दा है और जो टूरिज्म हिमाचल में एक बहुत बड़ा है, क्योंकि रोजी रोटी से इससे जुड़ी है, तो क्या चाहते हैं किस तरह का टूरिज्म को प्रमोट करना चाहिए? टूरिज्म की आपने बात कही, ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा रोजगार लोगों को देता है, पर टूरिज्म की दिक्कत हिमाचल में ये है, ये कुछ एरिया पर तो ओवर एग्जर्टेड है, कुछ एरियाज में हम अभी नहीं पहुंचे। जो अभी सरकार भी कोशिश कर रही है, नई जो प्लेसेस है जिन्हें भी एक्सप्लोर नहीं किया गया उन पे पॉलिसी बने और जो नए सर्किट्स जुड़े, जिससे कि हिमाचल प्रदेश का हर क्षेत्र है वो टूरिज्म से जुड़े, ना कि जो अभी जो है मुख्य रूप से कुल्लू, मनाली, शिमला, चंबा कुछ क्षेत्र है। हम चाहते हैं भविष्य में हर क्षेत्र में आप टूरिज्म का विस्तार हो। मेरा नाम पवन मेहता है। सबसे पहले तो मैं पूरे भारतवर्ष को जो है अग्रिम बधाइयाँ देना चाहता हूँ, क्योंकि 18वीं लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है। क्योंकि हम एक जो है लोकतांत्रिक प्रणाली के तहत आते हैं, तो इस बारी जो 18वीं लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, तो जिस तरह से हम चाह रहे हैं प्रदेश के अंदर या देश के अंदर हर जगह से ऐसे उम्मीदवार चुन के जाए जो अपने क्षेत्र की आवाज़ को रखे। अगर वर्तमान सिनेरियो में हम बात हिमाचल प्रदेश की करें और जो हमारी 4 लोकसभा चुनाव पे सीटों पे जो चुनाव होने हैं, उसमें जो हमारे भारतीय जनता पार्टी ने या कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी जो है मतलब डिसाइड कर दिए है, तो मेरा मानना ये है कि जो सेंटर में हमारे द्वारा जो प्रत्याशी चुन के भेजा जाए वो हिमाचल प्रदेश की आवाज़ को वहाँ पर उठाए। क्योंकि हिमाचल प्रदेश विकास के संदर्भ में अगर देखा जाए, हमें जो है बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है कंपैरेटिवली दूसरी स्टेट के मुकाबले। अगर आप दिल्ली ले लो, पंजाब ले लो, राजस्थान ले लो, गुजरात ले लो, क्योंकि जिस भौगोलिक परिस्थिति में हम आते हैं तो वो हमारे लिए डिफ़िकल्ट सा हो जाता है। तो हमें ऐसा कैंडिडेट और ऐसा उम्मीदवार चाहिए जो केंद्र की जितनी भी पॉलिसीज़ वगैरह है वो यहाँ ला के उसको ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करे। क्योंकि पिछला टाइम आपने देखा होगा कि हमने जो है ना बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ फेस की है, उसमें चाहे कोविड है चाहे डिज़ास्टर है। तो अगर हमें सेंटर का अगर सपोर्ट सिस्टम नहीं होता तो वी वॉन्ट बी एबल टू जो है हम उस सिचुएशन को हैंडल करने में इतने साकार और मतलब सिद्ध नहीं हो पाते, अगर हमारा नेतृत्व जो है ना स्ट्रांग नहीं होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि
हमारा नेतृत्व स्ट्रांग हो, ताकि वो हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचे और जो वहाँ की जितनी भी स्कीम्स है वो हमारे तक पहुँचे, ग्राउंड लेवल तक पहुँचे। युवाओं की अपनी समस्या रहती है, जैसे एजुकेशन को लेके हो या खेल को लेके हो, आप इसमें किस तरह का चाहते हैं पॉलिसी में? क्योंकि हिमाचल के युवा है वो यहाँ स्पोर्ट्स में काफ़ी अच्छे हैं, मगर बाहर उन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, तो क्या चाहते हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ लोगों को आपके चैनल के माध्यम से कि हिमाचल प्रदेश के युवाओं में जितनी प्रतिभा है वो शायद ही देश के अंदर जो अदर स्टेट है वहाँ के युवाओं में होगी, स्पेशली स्पोर्ट्स और एजुकेशन की फील्ड में। और पिछला जो समय हमारे टाइम में, जब से मतलब हमारे केंद्र में जो है अनुराग ठाकुर जी है, युवा खेल मंत्री भी रहे हैं, मतलब यहाँ स्टेट के अंदर भी उन्होंने काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी है, तब से उन्होंने जो है ना हमारे स्पोर्ट्स सेक्टर पे बहुत अच्छा काम किया हुआ है। चाहे आप धर्मशाला का स्टेडियम देखिए, हमीरपुर में आप सिंथेटिक ट्रैक का देखिए, इवन कि हमारे एक जो लोकल यहाँ पे सरस्वती नगर आता है सावड़ा हमारा शिमला पार्लियामेंट्री के अंदर, वहाँ भी एक सिंथेटिक ट्रैक का उन्होंने बहुत अच्छा एक जो है ना विज़न रखा है। वो ये है कि वर्तमान सरकार के वजह से वो जो है ना राजनीति की भेंट चढ़ गया हुआ है, पर उन्होंने बहुत अच्छा एक्सपोजर लोगों को दिलाने के लिए जो है वो किया है। और वही सेम चीज़ जो है एजुकेशन सेक्टर में भी हुई है, चाहे हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, हाइडल पावर जो इंजीनियरिंग कॉलेज हो हमारा बिलासपुर में, और IIT है हमीरपुर में, NIIT है, तो मतलब ऐसी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस है। और डेंटल मतलब हेल्थ सेक्टर में देखे, चाहे किसी भी उसमें देखे, तो हमारा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना बिल्डअप हुआ हुआ है। एग्रीकल्चर लोग क्या कहेंगे? जैसे हिमाचल के बागवान हैं, वो आए दिन अपनी समस्याएं लेके सरकार के पास भी जाते हैं, उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ, तो किस तरह की पॉलिसी बननी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो है जो हमारा पहाड़ी रीजन है, तो हमारा सबसे जो है हमारी जो बेसिक जो नीड हमारी फुलफिल होती है, जो हमारी आर्थिकी है वो सेब है। और प्रदेश की जो GDP है हमारी सेब की आर्थिकी का 5,000 करोड़ का कंट्रीब्यूशन रहता है। तो वर्तमान अगर मैं पिछली गवर्नमेंट के कंपैरेटिवली इस गवर्नमेंट का देखूं, तो अभी तक बागवानों को सिर्फ निराशा हाथ में लगी है। प्रीवियस जब बीजेपी की सरकार होती थी तो हमें हेल नेट पर जो है सब्सिडियाँ मिलती थी, फर्टिलाइज़र वगैरह पर मिलती थी, और पूर्व में जो है हमारे जो है ना मंडियों का विस्तार वगैरह इतना किया गया, आज हमें देखने को नहीं मिलता है। और उसके साथ ही साथ जो है हमारे जो है एंटी हेल गन वगैरह का जो कंसेप्ट था वो प्रीवियस टाइम में भारतीय जनता पार्टी लेके आई थी। हमें जो है इस सेक्टर को बहुत ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है, और इसके लिए हमें सबसे पहले जो है ना हमारा जो मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बिल्डअप करना पड़ेगा, ताकि हमारा सेब जो है ना आसानी से मंडियों तक जाए, और उस पर जो है ना हमें जो है ना उसको ट्रांसपेरेंसी के साथ डिजिटल माध्यम से जो है ना हमारी जो पेमेंट्स वगैरह जो रुकती थी वो ना रुके। और उसके साथ साथ ही जो है ना अभी तक हमारी जो सब्सिडीज़ है वो चाहे हमारा हेल नेट पे है, चाहे हमारा उसके साथ ही साथ जो है हमारी फर्टिलाइज़र वगैरह जो भी हम प्रोडक्ट्स उसमें यूज़ करते हैं गवर्नमेंट की तरफ से मिलते हैं, वो अभी तक नहीं मिल पा रहे। और साथ में जो टूल किट जो है 60 to 40 सब्सिडी पे जो है प्रदेश सरकार की तरफ से हमें दिए जाते हैं, उसमें चाहे हमारा स्प्रेयर पावर है या हमारा टीलर है या वटेवर जो भी इक्विपमेंट्स जो यूज़ होते हैं उस पर प्रॉपर तरीके से जो सब्सिडी है वो मिलनी चाहिए। और इस सेक्टर को कहीं ना कहीं स्ट्रेंथन करना चाहिए, क्योंकि इसका बहुत बड़ा योगदान 5,000 करोड़ की इकोनॉमी है, और स्टेट की जो GDP है उसमें इतना बड़ा रोल होने के बाद इसको स्ट्रेंथन करके उसको 8,000 करोड़ 10,000 करोड़ तक भी ले जा सकते हैं। चलिए एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज।